हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। आप जानते ही हैं, इस सीरीज़ में हमने 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट ऑलरेडी लगा लिए हैं। आज हमारा 26वां सेट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर बनने वाली है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस को मैंने एक प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है, यह क्या कहलाता है। कहने का मतलब है, जो किशोरावस्था की स्टेज आती है, यानी कि एडोलेसेंस की स्टेज आती है, यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर एक आत्म केंद्रितता का भाव पैदा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये किस तरीके की आत्म केंद्रितता, यानी कि यहाँ पर जो ग्रुप्स बनते हैं ना बच्चों के एडोलेसेंस की स्टेज में, वहाँ पर वो चाहता है कि उस ग्रुप का मैं लीडर बनूँ, मैं सेंटर में रहूँ, मैं केंद्र में रहूँ और लोगों का मुझ पर ध्यान हो। ये वाली चीज़ें आती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा है। अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, भूमिका भ्रांति या फिर किशोर आत्म केंद्रिता। नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा किशोर आत्म केंद्रिता। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। देखिए, आप ना अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, वैसे ही आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। किशोरावस्था, आत्म केंद्रित, दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी सेम दिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें भी काम आ जाती हैं। तो आपने पढ़ाई था, जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है 12 से 19 वर्ष की होती है, जिसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस लाइक आपने देखा होगा, अचानक से बच्चों की जो हाइट होती है वो बढ़ने लगती है एडोलेसेंस की स्टेज में आते आते। जो गर्ल्स होती हैं उनकी वॉइस थोड़ा सा पतली होने लगती है, श्रिल होने लगती है। बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो थोड़ा सा भारी होने लगती है, बॉयज़ की मूंछें आने लगती हैं। ये चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसीलिए किशोरावस्था की स्टेज को ना स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज भी कहा जाता है। इसका मतलब है तूफान और तनाव की अवस्था। आप लिख लीजिए, तूफान और तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को, एडोलेसेंस को। ठीक है, और ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेनली हॉल। आप नोट कर सकते हैं, स्टेनली हॉल। वैसे मैंने थियोरी की क्लासेस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई भी हैं, फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने थियोरी की क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्वेश्चंस के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो बताइए, कौन सी स्टेज में जो बच्चा है वो सामाजिक समूहों और संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? अब ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है, याद भी करना पड़ेगा। ये होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड की जो पीरियड होती है, उसमें जो बच्चा होता है वो सामाजिक समूह और जो संस्थान है उनके प्रति मनोवृत्ति को विकसित करने लगता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में ये होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऊपर भी हैं फ्रेंड्स, ये रह गए हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 तक कल की क्लास में हमने कंप्लीट करा था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं? कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है। देखिए, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, ये चीज़ कौन सी स्टेज में आती है, आपसे ये पूछा है। पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ये वही है। हाँ, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। आपको याद भी होगा कि कोहलबर्ग ने अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 लेवल बताए हैं, ठीक है, और 6 स्टेजेस बताई हैं, यानी कि हर लेवल का 2-2 स्टेज इन्होंने बताई है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सीटेट में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, 3 लेवल यानी कि 3 स्तर बताए हैं और 6 स्टेजेस यानी कि 6 अवस्थाएं बताई हैं। लेवल कौन कौन से, वही वाले याद कीजिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पूर्व रूढ़िगत अवस्था,
रूढ़िगत अवस्था और उत्तरा रूढ़िगत अवस्था, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी। तो उसी के अंदर से पूछा है कि ये कौन सी स्टेज का है। तो पहला है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो होता है, ठीक है। उसी स्टेज में नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है, ये चीज़ें आती हैं। इस स्टेज में बच्चा जो भी काम करता है वो इसलिए करता है कि उसे सामने से कुछ शाबाशी मिलेगी, उसको बोला जाएगा वेरी गुड बेटा आपने ये काम किया, वेरी गुड आपने आज होमवर्क बहुत ही अच्छे से करा है, वेरी गुड आज आपने बहुत अच्छी राइटिंग में काम करा है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है। सबसे पहला है सामंजस्य, ये तो असंगत नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा है, आत्मसातीकरण की भी बात करते हैं, ये संतुलीकरण की भी बात करते हैं, ये इक्विलिब्रेशन की जो स्टेज होती है, ठीक है, ये आत्मसात करना, एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं, सामंजस्य करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। लेकिन ये जो संरक्षण वाली चीज़ है ना, ये इसमें असंगत है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने जो जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों में जो असंगत है वो यही वाला है, संरक्षण। बाकी ये सब मैंने आपको बताया ही था। सामंजस्य जब बच्चा खुद को किसी चीज़ में जैसे समाज में समावेश कर ले रहा है, सामंजस्य की स्टेज में आ जा रहा है। आत्मसात करना मतलब होता है आत्मसातीकरण, जब बच्चा कोई नई चीज़ सीख लेता है, सीख करके अपने दिमाग में उस ज्ञान को बिठा लेगा, यानी कि उसने वो चीज़ समझ ली, आत्मसात कर लिया। संतुलीकरण यानी कि इक्विलिब्रेशन की स्टेज, उसको कोई भी डाउट नहीं रहता है यहाँ पर कि जो चीज़ उसने सीखी है वो सही है या नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं है, ये वाली स्टेज नहीं होती है। यहाँ पर उसके दिमाग में क्लैरिफिकेशन आ जाती है, वो एकदम इक्विलिब्रेशन की स्टेज में चला जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने देख लिया है, ये भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए आप जानते ही हैं, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो और अलग अलग जगह के आते हैं और सभी की जाति भी अलग होगी, संस्कृति अलग होगी, अलग अलग भाषा वो बोलना जानते हैं। तो हर तरीके से बच्चे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उन विद्यार्थियों की कक्षा में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, ये पूछा है। पहला है यह समझना कि भिन्नताएं बच्चों में कमियां हैं और उन्हें तुरंत संशोधित करना है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जहाँ भी आप देखेंगे ना विविधता है क्लासरूम में, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे जाति, चाहे धर्म, चाहे संस्कृति, किसी भी आधार पर हो, उसको पॉजिटिवली लेना है, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये कमियां हैं, ये कमियां नहीं हैं, ठीक। दूसरा है यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सकें। ये तो सही लग रहा है। 2 ऑप्शन और हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि सभी एक ही गति से चलें। जी नहीं, एक ही शैली से नहीं सिखाना है। जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सिखाना है, बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है। ये चीज़ समझनी होगी। तो ये ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 4th है अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। जी नहीं, कभी भी आप प्रतिस्पर्धा नहीं करवाएंगे, बच्चों के बीच कंपटीशन नहीं करवाना है। अगर आपने कंपटीशन करवाया, सोचिए एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दूसरे बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, उसके बाद एज अ टीचर आप लोग क्या करेंगे, जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसे आप बोलेंगे कि वेरी गुड बेटा आपने बहुत अच्छा किया, और जो अच्छा नहीं कर पाया उसे आप बोलेंगे तुमको तो कुछ भी नहीं आता है। इस तरह की चीज़ें होती है प्रतिस्पर्धा में, यानी कि कंपटीशन में। तो ये चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि बच्चों के मन में हीन भावना पैदा होती है इससे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बाहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये जो विविध भाषा और जाति से आने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा में ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हों। स्कूल में आकर तो उनका काम है सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षक का काम है उनको ज्ञान देना, वो भी अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके उनकी रुचि के अनुसार उनको ज्ञान देना, ठीक है। और ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, यानी कि बच्चा जो है वहाँ पर चीज़ें सीख सके। तो 2nd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और तर्क है, ठीक है। अभिकथन है
शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा बोला है, कभी भी मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। अगर आप मानक निर्धारित कर देंगे तो वो पाठ्यक्रम आपका प्रभावशाली नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपने लेबल लगा दिया, ABCD ग्रेड देना कर दिया, ठीक है, किसी बच्चे को A ग्रेड मिल रहा है, किसी को D, किसी को B, किसी को C। इस तरीके से क्या होगा, बच्चों के मन में अच्छी भावना नहीं आएगी। एक दूसरे को देखकर वो चिढ़ने लगते हैं कि अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इसके साथ नहीं जाना, ये मेरा दोस्त आज से नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी बचपन में। कभी भी मानक आधारित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वैसे ही बाहर हो गया, ये सही नहीं है। ठीक है, रीज़न है शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए। व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना ही उनको खारिज करना चाहिए, बल्कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए हर बच्चे को उसकी रुचि, उसके मेंटल लेवल और उसकी आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों को देख करके उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चों का मन आज किसी टॉपिक को पढ़ने का नहीं है, तो एज अ टीचर आप उस दिन उस टॉपिक को बच्चों को मत पढ़ाइए, उस दिन कुछ और पढ़ाइए जिसको पढ़ने में बच्चे इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। A और R दोनों गलत हैं। अभिकथन A भी गलत है और तर्क R भी गलत है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? ठीक है, स्टर्न के अनुसार पूछा है। खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। खेल वे हैं जो हम करते हैं। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, या खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। आपको बताना है स्टर्न ने क्या कहा था, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। स्टर्न ने कहा था कि खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? सफलता से ही सफलता मिलती है। अब देखिए, ये जो नियम दिए हुए हैं ये सारे नियम किसके हैं? थॉर्नडाइक के। आपने पढ़ा होगा अधिगम के जो सिद्धांत हैं, मैंने सब करवाए भी हैं। एंड यस, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए CDP के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक मुझे मिला था। तो आप लोग अच्छे से उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना मैंने CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी मैंने नहीं बनाई हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे भी CTET के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, उसी बेसिस पर वो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, ये मैं नंबर लिख रही हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके उन नोट्स को ले सकते हैं। आपको पहले डेमो नोट्स मिल जाएगा, डेमो नोट्स देख करके आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, उसके बाद ही आपको वो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो नियम आप देख रहे हैं ना, ये सारे नियम थॉर्नडाइक ने दिए हुए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी नाम से जो है प्रसिद्ध है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने 3 नियम जो बताए थे, चलिए यहाँ पर 4 नियम है, क्योंकि वैसे उन्होंने 3 प्राथमिक नियम बताए थे और 5 गौड़ नियम बताए थे। ठीक है, तो उन्हीं में से ये 4 नियम लिखे हैं। तो सफलता से ही सफलता मिलती है, ये किस चीज़ में कहा जाता है? ये कौन से नियम में कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या होता है ना, जैसी चीज़ें बच्चा देखेगा उसके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो सफलता से ही सफलता मिलती है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा बच्चे के ऊपर कि मुझे सफल तभी होना है जब मैं सफल होऊंगा, सफलता से ही सफलता मिलेगी, ये प्रभाव का नियम है और ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अभ्यास का नियम कहता है कि आप लोग अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अभ्यास करने से आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही तत्परता का नियम ये कहता है कि जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं, सीखने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और मैं तो कहूँगी CTET का फेवरेट क्वेश्चन है, और आप लोगों को ये आना भी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैंने ये चीज़ काफ़ी बार समझाई भी है। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला है गतिशीलता, दूसरा है लचीलापन, तीसरा है उपदेशक और चौथा है ज्ञान का संवाहक। बताइए, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक टीचर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो देखिए, पहला है 1 और 2 ऑप्शन। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गतिशीलता, ये तो बोला है पियाजे ने भी और वाइगोत्स्की ने भी।
दूसरा लचीलापन, ये भी बोला है पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और शिक्षिका में फ्लेक्सिबिलिटी होगी तब बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा। अगर शिक्षिका गतिशील है ही नहीं, बस वो एक ही कॉन्सेप्ट को एक ही तरीके से पढ़ा रही है, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर एक कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको अलग अलग तरीके से समझाइए, ताकि क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं सभी को उनकी रुचि के अनुसार वो टॉपिक समझ में आए। तो गतिशील तो शिक्षिका को होना पड़ेगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होती है कि जैसी सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना। जैसे आज पहला टॉपिक है जो टीचर ने पढ़ाया वो है परसेंटेज जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आ गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षिका को सिर्फ परसेंटेज पढ़ाने में मज़ा आ रहा है और वो साल भर इसी को पढ़ा रही हैं। उनको प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाना पड़ेगा। अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उन सब के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा शिक्षिका ने। तो ये विशेषताएं होनी चाहिए। उपदेशक की बात नहीं करते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे, ना ही कहते हैं ये ज्ञान का संवाहक है, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे का कहना है, ठीक है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी कि खुद से उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ें पहले से बचपन से आती हैं। तो ज्ञान का संवाहक सिर्फ शिक्षिका है, ये चीज़ कहना गलत होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जिसमें दिया है कि गतिशीलता और लचीलापन दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बालक डैश अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि अधिक से अधिक सफलता मिल सके। अब कौन सी अभिप्रेरणा से वो बच्चा प्रभावित है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन करके आपको बताया भी है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है अनुमोदन, दूसरा है सत्ता, तीसरा है उपलब्धि, चौथा है बाह्य। तो इसका राइट आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट। यानी कि जब बालक उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रभावित होगा तो वह अपने कार्य को इस ढंग से करेगा कि अधिक से अधिक उसको सफलता मिल सके, ठीक है। यही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, आपको याद है ना, जिस धारणा में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, उन्हीं को तो हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है। जैसे पहले तक होता था ना कि लड़कियां किचन का काम करेंगी, लड़के किचन का काम नहीं करेंगे। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पहले तक लोग कहते थे कि जो लड़के हैं वो रो नहीं सकते, रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है। और जैसे अगर कोई लड़का रोने लगा तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि लड़कियों की तरह क्या रो रहे हो, लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो। ये चीज़ें हमारे समाज ने बनाई हैं, जो कि बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। एक बात बताइए, जो इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, जिससे रोना आता है या गुस्सा आता है, प्रेम करना, ये हर इंसान के मन में होता है। कभी भगवान ने ये डिवाइड थोड़ी किया है कि लड़कों के अंदर संवेग कम होंगे या लड़कियों में ये संवेग ज़्यादा होगा। ये चीज़ें नहीं होती हैं। लड़के को भी तो रोना आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्या उसके अंदर दिल नहीं है? आप खुद सोचिए, क्या संवेग नहीं है ना? तो ये चीज़ें समाज के द्वारा ही बच्चों में भरी जाती हैं, और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनके मन में वो चीज़ बैठ जाती है और उन्हें लगता है कि हम तो स्ट्रांग हैं क्योंकि हम लड़के हैं, लड़कियां तो वीक होती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यही होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं। अब आप अपने आंसर तक ईजिली पहुंच जाएंगे। तो आपसे पूछा है कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण हैं। पहला है लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। अब देखिए, दूसरा है लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। तीसरा है लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं। ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों को समान रूप से देखा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं या लड़कियां गणित में अच्छी होती हैं। यहाँ पर बोला है लड़के और लड़कियां दोनों ही गणित में अच्छे होते हैं, यानी कि समता। इसको आप कहेंगे लैंगिक समता का उदाहरण है, जहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया लड़के लड़कियों में, लड़के और लड़कियों को एक समान रूप से देखा है। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, अभी मैंने आपको समझाई थी। पहली तो यही है कि लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं। अब देखिए, क्या लड़के नहीं हो सकते भावुक? भावुक होना मतलब वही, किसी को जल्दी रोना आ जाता है, बुरा लग जाता है, लड़कों को भी तो लग सकता है। अब कह रहे कि मृदुभाषी होती हैं लड़कियां, यानी कि बोलने में अच्छी होती हैं। क्या लड़के नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, इंसान है, सब ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है।
नेक्स्ट है और कोमल होती हैं। कोमल क्यों होती हैं? वो किसी और चीज़ से थोड़ी बनी है। जिस चीज़ से लड़के बने हैं उसी चीज़ से लड़कियां बनी हैं। लड़कियों के अंदर कुछ ऐसा सॉफ्ट मटेरियल थोड़ी ना भगवान ने फिट करा हुआ है जो कि लड़कियां कोमल होंगी। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग सोच सकते हैं। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। दूसरा है लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। अब लिखा है कि सिर्फ लड़के ही शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, लड़कियां भी तो हो सकती हैं। नहीं हो सकती क्या? हो सकती हैं ना। तो ये भी रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस देखिए, सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का शिक्षण निम्न में से किस शिक्षण वक्र को दर्शाता है? ठीक है, ये जो आपके लर्निंग कर्व से हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि टीचर पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाते हुए प्रत्येक प्रयास में जो है सीखने का निष्पादन समान होता है। ना ही ऐसा होता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन से वो चलता है, यानी कि सीखना जो है समान रूप से हो रहा है। अगर कम ज़्यादा होता तो इस तरीके का हम ग्राफ मान सकते थे, ये वाले ग्राफ। ठीक है, जिसमें पहले सीखना कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर सीखने का जो निष्पादन है वो समान रह रहा है, यानी कि एक ही गति से बच्चे सीख पा रहे हैं। तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ठीक है, वैसे लर्निंग के और भी सारे कर्व्स हैं जो कि मैंने आपको करवाए भी हैं, जिसमें क्या होता है स्टार्टिंग में बच्चा तेज सीखता है, फिर धीरे सीखता है, फिर तेज सीखता है, एस टाइप कर्व, ये सब आपको याद भी होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने आपको सारा करवाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं पहले आपको ये वाला क्वेश्चन ना एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, क्योंकि सीटेट में रिपीटेडली कई बार ये पूछा हुआ है, मैंने ये देखा था। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो वक्र हैं, ये ग्राफ हैं, ये 3-4 आप कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि कर्व होता है वक्र। तो स्ट्रेट लाइन कर्व आप यही है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें जो सीखने की गति होती है वो एक समान होती है, ना ही घटती है और ना ही बढ़ती है। ठीक है, दूसरा जो कर्व आता है ना, यानी कि दूसरा जो वक्र आता है वो होता है आपका, लिख लीजिए आप, कॉन्वेक्स कर्व, और एक होता है कॉनकेव कर्व। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स कर्व होता है ना, इसको हम उत्तल वक्र भी कहते हैं और कॉनकेव को अवतल वक्र कहते हैं। तो जो कॉन्वेक्स आपका वक्र यानी कि कर्व होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है, इसमें क्या होता है, सीखने की गति इस तरीके से ग्राफ बनता है। देखिए, पहले तो ज़्यादा होती है, बढ़ती है, उसके बाद सीखने की गति कम होने लगती है कॉन्वेक्स कर्व में। ठीक है, नोट कर लीजिए। वहीं अगर कॉनकेव कर्व की बात करें तो कॉनकेव कर्व में क्या होता है कि सीखने की गति पहले तो धीमी धीमी होती है इस तरीके से, उसके बाद सीखने की गति बढ़ती चली जाती है। ये होता है आपका कॉनकेव कर्व। ठीक है, 2 आप समझ गए। तीसरा, 3 आप समझ गए। तीसरा ये स्ट्रेट लाइन वाला स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। अब एक चौथा कर्व होता है जो कॉमनली सीटेट में पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स एस टाइप कर्व, एस टाइप। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार वक्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति स्टार्टिंग में तो कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, यानी कि बच्चे पहले धीरे धीरे सीखते हैं, उसके बाद बच्चों की सीखने की गति बढ़ जाती है, फिर बच्चों की सीखने की गति कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं ये एस टाइप का बन रहा है ना, इसी को हम कहते हैं एस टाइप कर्व। ठीक है, तो ये चौथा टाइप है वक्र का। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पोर्टफोलियो तो सीटेट का फेवरेट है, आपने देखा होगा। ये सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, इवन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सब जगह पूछा जाता है, तो ये आपको समझना होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, हिंदी में आप इसको कहेंगे एक दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट है ना, ये हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो रेडी किया जाता है, यानी कि अलग अलग एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें हर बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करी जाती हैं। वो एक्टिविटीज़ तब से स्टार्ट हो जाती हैं जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया, तब से लेकर जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जब तक वो स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में नहीं जाता है,
तब तक का हर बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसा रिकॉर्ड? एजुकेशन में रिकॉर्ड, सबसे पहले वो पढ़ाई में कैसा है, दूसरा वो स्पोर्ट्स में कैसा है, लोगों से बातचीत करने में कैसा है, जब स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते हैं वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, उसका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट पे लिखी जाती हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को पोर्टफोलियो। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि, अब देखिए क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो बनता है तो इससे बच्चे का आकलन भी किया जा सकता है। आकलन वही हुआ जो मैंने आपको समझाया कि इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में ये बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी प्रिडिक्ट कर लिया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, और इससे बच्चों का आकलन भी किया जाता है कि वो किस फील्ड में किस तरीके से एक्ट करता है, उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्यों माना जाता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है साक्ष्यों पर आधारित होता है, यानी कि इसमें प्रूफ होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साक्ष्य तो होते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट फाइल में मैंने आपको बोला वो सारी चीज़ें मेंशन करी होती हैं। दूसरा है एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, बिल्कुल। थर्ड है विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है। चौथा है विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 2, ये दोनों बिल्कुल सही हैं और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, बल्कि आप थर्ड ऑप्शन में देखिए विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण। जी हाँ, ये भी तो किया जाता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि सारी एक्टिविटीज़, हर तरह के कार्य उसमें शामिल होते हैं जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा कि विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण। जी नहीं, यहाँ पर कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते, यानी कि एसएसटी के टीचर होने के नाते, आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। यानी कि आप आकलन करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, इस टॉपिक को बच्चे को कितना समझ में आता है, इसका आप आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में इस गतिविधि को पूर्ण करने की सबसे अच्छी संभावना क्या होगी, यानी कि आपको ये किस तरीके से करना चाहिए, सबसे बेहतर इसमें क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, पहला है बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, ये तो हमें ठीक लग रहा है, दूसरा है एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना। चित्र बनाने से क्या होगा, विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। जी हाँ, बिल्कुल। फोर्थ है विद्यार्थियों को अगले लीप वर्ष की गणना करने के लिए। जी नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि टॉपिक क्या पढ़ाना है, देखिए टॉपिक है पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन, इसका आकलन करना है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है। कौन सा चिंतन ये है, आपसे ये पूछा है। पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है सृजनात्मक चिंतन, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, चौथा है साधारण चिंतन। अब देखिए साधारण चिंतन तो ये चीज़ें नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो नॉर्मली सोच रहा है तो इतनी दूर की तो वो सोचेगा ही नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट। आलोचनात्मक चिंतन होता है किसी चीज़ की आलोचना पर चिंतन करना, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्लस माइनस ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, यहाँ पर सिंपल है कि कोई बच्चा अपनी ओर से कुछ नई चीज़ों को जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की योग्यता रखता है। और मैंने आपको बोला है जब भी कोई नई चीज़ें बच्चा करता है तो उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, यानी कि सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सृजनात्मक चिंतन। जब भी कोई बच्चा कुछ नई चीज़ें जोड़कर सीख रहा है या कुछ नई चीज़ें बना रहा है, कुछ नए ज्ञान का सृजन कर रहा है, तो उस बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन तो सिंपल होता है, जैसे बच्चों से आपने एक क्वेश्चन पूछा
कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे सोचेंगे, फिर उनको आंसर आ जाएगा कि अच्छा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, बस वो आपको आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाता है बच्चा, ठीक है। दिमाग लगाने वाली चीज़ें, नई चीज़ें बनाकर जोड़ना, ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो एक सृजनात्मक बच्चे में पाई जाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में आकलन को उपयोगी बनाना चाहते हैं तो पहला है फीडबैक प्राप्त करने के लिए गृह कार्य न देना। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये तो सही है। विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में बांटकर उनका तुलनात्मक, मैंने आपको पहले भी बोला था, विद्यार्थियों को बांटकर उनकी तुलना नहीं करनी है। एक दूसरे बच्चे से एक दूसरे की तुलना आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों के मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, बाद में वो हेजिटेट होने लगते हैं। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लासरूम में, एक बच्चे ने सही आंसर दिया और दूसरे बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस बच्चे ने तो सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, और दूसरे को बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता, आप बैठ जाओ। इस तरह की चीज़ें ऐसे तुलना करेंगे तो कैसे चलेगा, नेक्स्ट टाइम से तो बच्चा आपको आंसर देगा ही नहीं। तो गलतियां करना स्वाभाविक है, तो बच्चों की तुलना और उनको अलग थलग करना, बांटना, ये चीज़ें नहीं करनी है। विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जी नहीं। अगर आपको शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन करना है तो आपको क्या करना होगा, शिक्षण प्रक्रिया में सिखाने के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। जैसे टीचिंग मेथड्स मैंने आपको करवाई भी थी, जो आपकी आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो बहुत सारी मेथड्स हैं। तो हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाइए, जिस मेथड से बच्चे को समझ में आ रहा है आप उस मेथड से बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। बाकी थियोरी की वीडियोस और सारी वीडियोस जितनी भी हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपको नोट्स लेना है तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, उस पर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।